हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अपना गुरुकुल। लास्ट हमने लेक्चर में देखा कि सेल क्या होते हैं, सेल किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है कि डेड सेल किसने किया, लिविंग सेल एंड और भी बहुत सारे डिस्कवरी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिस्कस कर लिया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हम ऑर्गेनल्स के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनल्स में भी हमने दो ऑर्गेनल्स जो कि राइबोसोम्स और लाइसोसोम है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें आज डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स कवर हुए हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। और हाँ, जिसने मेरा पहले का लेक्चर नहीं देखा है, पुराने पॉइंट्स कवर नहीं हुए, तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो हैं वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, ये एक पावर हाउस ऑफ द सेल है। नेक्स्ट है एटीपी माइल ऑफ द सेल, भी अगर पूछा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड पूछे भी जाते हैं। एटीपी माइल ऑफ द सेल मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, फर्स्ट क्या है वो मैं आगे बताऊंगी, सेकेंड अगर पूछा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, डबल लेयर, जैसे कि इनर लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। तो इनर लेयर कैसा होता है, रफ होता है एंड इसमें प्रोटीन एंड लिपिड का कंटेंट कितना होगा, 1:1, यानी कि ये प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड बराबर मात्रा में पाया जाता है। तो ये बराबर होने के कारण, इक्वल होने के कारण इसका रेशो 1:1 होता है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इनर वाली लेयर जो होती है वो रफ़ क्यों है, रफ़ इसीलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनर को मैंने एक रिंग शेप जैसा बनाया है जिसको सॉसेज शेप बोला जाता है। अगर पूछा गया ये कहाँ अवेलेबल होता है तो आपको ये बताना है, सॉसेज शेप का होता है। एंड आउटर लेयर जो होती है इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड आउटर वाले में सॉसेज शेप नहीं होगा। तो इनर वाला में हो गया, रफ प्रोटीन का मात्रा कितना होगा, 1:1। इसमें मैंने इनर की साइड दिखाया, बट जो सॉसेज शेप एक होता है वो आउटर वाली लेयर में प्रेजेंट होगा। ये इनर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के और पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, एटीपी माइल भी बोला जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट आता है डबल मेम्ब्रेनस और इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो होती है, अगर इनर रफ है तो आउटर कैसी होगी, स्मूथ होगी। स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इनर वाले में क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसीलिए ये रफ होता है, और आउटर वाले में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जितने भी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं ना, वो मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, इफ़ आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बीच में लिखी है, थोड़ी सी कंजेस्टेड है। मुझे पढ़ने के लिए ये ठीक है क्योंकि ये मैंने लिखा है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि क्योंकि क्या हुआ है, मैंने नोट्स बना लिए थे एंड उसके बाद मुझे जो भी बुक से और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट लगा, और जो भी प्रीवियस ईयर में जैसे कि DSSB का है, रेलवे का है, नॉसेट में जो भी पूछा गया है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिलते गए मैं इसमें ऐड करती गई। इसलिए ये जो है मैं यूजुअली शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने बीच में ऐड किए। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको समझ आए। बाकी मैं सब डिस्कस कर रही हूँ इस, तो आपको कोई पॉइंट अगर मैंने बीच में लिखा है या छोटा लिखा है तो समझ आ जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इसमें प्रोटीन एंड लिपिड की मात्रा क्या होगी, बराबर नहीं होती। कितनी होती है, 2:1। ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये सेमी मीन्स हाफ, यानी कि आधा, ये आधा काम अपना खुद ही कर लेता है। ठीक है,
कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। ये सॉसेज शेप का होता है। कौन से शेप का अगर बोला गया तो सॉसेज शेप का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने दिखाया ना आपको डायग्राम में पहले रिंग शेप का जैसा है, वो सॉसेज शेप होता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में सॉसेज शेप भी है। देन साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ये पूछा गया साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रो ही वहाँ करता है, ग्रो होने के लिए इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। साइट फॉर फैटी एसिड सिंथेसाइज, फैटी एसिड कहाँ बनता है पूछा गया तो भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन विटिलोजेनेसिस, ठीक है। विटिलोजेनेसिस का मतलब होता है यॉर्क सिंथेसिस। यॉर्क जो होता है, यॉर्क में यॉर्क जो बनता है, सिंथेसाइज होता है, वो कहाँ कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। जहाँ पे भी मैंने आपको स्टार मार्क दिखा है, वैसे तो कहीं कहीं पे मैंने स्टार मार्क नहीं लगाया, बट ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, चाहे वो एक बार, दो बार या तीन चार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार मार्क जो भी मैंने किया वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो मैंने इसमें पॉइंट मेंशन किया हुआ है वो सब भी इसमें पूछे गए हैं, वही मैंने पॉइंट्स इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में कि गोल्जी एपरेटस क्या होता है। इसको अब गोल्जी एपरेटस या फिर कुछ लोग इसको गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अगर आपसे पूछा इंजन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो राइबोसोम्स। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। ये वाले पॉइंट्स हमने पिछले में डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इसीलिए अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है या पिछला देखना है ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा पोस्ट ऑफिस किसको बोला जाता है? गोल्गी एपरेटस को। क्यों बोलते हैं इसको पोस्ट ऑफिस, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गोल्गी एपरेटस जो होता है इज़ एब्सेंट इन आरबीस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? अगर पूछा गया कहाँ एब्सेंट होता है, तो रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में गोल्गी एपरेटस नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी न्यूक्लियस में। देखिए, गोल्गी एपरेटस का एक मेन फंक्शन है, इट पैक प्रोसेस्ड मटेरियल एंड डिस्पैच्ड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है? जो भी मटेरियल बनता है, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल अंदर प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है, उस मटेरियल को डिस्पैच, बाहर भेजने का काम पैक करके कौन करता है? उसको पैक करना अच्छे से। एंड जैसे हम सामान नहीं पैक करते हैं और भेज देते हैं मॉल के बाहर या कॉम्प्लेक्स के बाहर, वैसे ही इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एपरेटस में फंक्शन है, ये जो प्रोसेस हो रहा है मटेरियल सेल के अंदर, उसको पैक करके डिस्पैच आउट कर देता, बाहर भेज देता है, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस से भी कैसे लेटर बाहर भेज दिया जाता है, वैसे ही। नेक्स्ट आपको इसमें पूछेंगे सिस्टरने। सिस्टरने, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखिए। सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसको सिस्टरने बोलते हैं। कितने सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं? 3 to 20 सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला देखिए कॉन्केव शेप का होता है, कुछ कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। तो जो कॉन्केव शेप के होते हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीजिंग। जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज करना है वो कॉन्केव करता है। एंड कॉन्वेक्स वाला पार्ट क्या करता है? सिक्रीटरी एंड होता है ये। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए, कॉन्केव का क्या रोल है एंड कॉन्वेक्स का क्या रोल है। कॉन्केव वाले ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज करता है, ओके, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज। कॉन्वेक्स क्या करेगा? ये क्या करता है? सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको सिक्रीटरी एंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और पॉइंट है इसमें, मैंने बाद में ऐड किया है इसलिए ये गोल्गी एपरेटस में पॉइंट आएगा। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब होल प्रोसेस। जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा सेल में हो रहा है, कितना भी प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी चीज़ें बन रही है, उसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस मेनली कहाँ होता है? गोल्गी एपरेटस। मेन आपको ध्यान रखना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है एपरेटस, ये एक मॉल की तरह काम करता है, जहाँ पे सारी चीज़ें बनती है, पैक होती है और ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ईजी वे है इसको याद रखने का, आप एक मॉल के जैसे इसको याद रखें। नेक्स्ट न्यूक्लियस है, बट हम उसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनल में आ गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं बोलूँगी, दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, आरईआर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अगर राइबोसोम्स ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको राइबोसोम्स को देनी है। अगर राइबोसोम्स नहीं है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया,
RER SCR है अगर, ठीक है, तो अगर राइबोसोम्स नहीं है ऑप्शन में तो आपको रफ पे देना है, ठीक है, क्योंकि रफ ही है जो सिंथेसाइज करता है मेनली प्रोटीन का, स्मूथ नहीं। स्मूथ क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इन 3 चीज़ों को सिंथेसाइज करता है। रफ ओनली मेन फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन विच आर यूज्ड आउटसाइड द सेल। जो सेल के बाहर प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी केमिकल्स है, हार्मफुल सब्सटेंस है, ड्रग्स है, कार्सिनोजेंस है, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ये ऑल्सो क्या करता है, इसका एक फंक्शन है, इट स्टोर्स द कैल्शियम को स्टोर करता है एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी करता है। मैंने ऑलरेडी कहा है, कुछ पॉइंट्स मैंने बाद में ऐड किए इसीलिए छोटे छोटे लिखे, बट मैं डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक वाइज तो आपको इजी होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ आना है। सारे पॉइंट्स इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। तो सारे MCQs आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो स्टोर्स हो गया कैल्शियम एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का अब एक और नाम, हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, वैसे ही न्यूक्लियस का नाम होता है ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल। एंड न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेला मैंने बताया था आपको, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेला या फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेला किसको मानते हैं, न्यूक्लियस को। दूसरा एब्सेंट और आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, इसीलिए वो कॉनकेव शेप का होता है एंड ज़्यादा HB क्या करता है, HB को कैरी करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है। एब्सेंट ऑन आरबीसी, सो आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्या है, एक रिसेप्टर साइट होता है किसका, स्टेरॉइड का, इट इज़ अ रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड। दूसरा ये क्या करता है, इसमें न्यूक्लियस में जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा DNA से RNA ट्रांसलेट हो रहा है ना, DNA से चेंज हो रहा है RNA में, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। DNA टू RNA चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड अगर पूछा तो क्या है, न्यूक्लियस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिसेप्टर साइट ऑफ नॉन स्टेरॉइड पूछा, नॉन स्टेरॉइड का हमने डिस्कस किया है, किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। स्टेरॉइड का पूछा तो न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि एक साथ कन्फ्यूजन ना हो एंड शॉर्ट टॉपिक आप कवर कर सके थोड़े थोड़े टाइम में एंड उसको रिवाइज कर पाए साथ साथ, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आया होगा, पॉइंट समझ आ रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है आपने, अगर आपको समझ आ रहा है, इजी लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं DNA, RNA एंड साइटोस्केलेटन, सिर्फ हम अभी सेल के चैप्टर को फर्स्ट कंप्लीट करेंगे फुल, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। तो जो भी सेल में इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं इसके आगे का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।